अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं वीडियो फिजिक्स सेकेंड ईयर की, और जो वीडियो है वो है न्यूमेरिकल रिवीजन सीरीज़, जो मैंने पीडीएफ अवेलेबल कराई थी ग्रुप में व्हाट्सएप पे। उसके जो न्यूमेरिकल की सॉल्यूशन है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर पीडीएफ किसी को चाहिए तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ऑब्टेन कर सकता है। तो आपको मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लें तो आपको फ़ायदा होगा। क्यों फ़ायदा होगा कि क्या चीज़ सब्सक्राइब करने के मिलेगी कि जितनी भी एजुकेशनल अपडेट है वो मिल जाएगी। नोट्स की पीडीएफ मेरे चैनल पे मिल जाएगी। नोट्स इन हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है अगर आपको चाहिए, और पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे चैनल पे। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप नंबर मेरी वीडियो में आपके पास नीचे आ रहा है, सही। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास अभी है, लेकिन अगर मैं नंबरिंग की बात करूं तो ये वाला क्वेश्चन आपका 14 बनेगा जो पीडीएफ थी, सही है। तो सॉल्यूशन, सॉरी, पहले डेटा की हेडिंग आएगी। क्या दिया हुआ है सवाल में? 2 पॉइंट चार्जेस, एक चार्ज 2 एक्सपोनेंट 4, फिर एक -2 एक्सपोनेंट 4 कूलम्स आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। अ चार्ज 5 एक्सपोनेंट -5 इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन दैम, के इनके बिल्कुल मिडवे में रखा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इट? तो थोड़ा सा डायग्राम से बताना पड़ेगा इस सवाल को। आपको एक चार्ज दे रहा है Q1, उसकी वैल्यू प्लस, Q1 आपको दिया हुआ है प्लस में 2 एक्सपोनेंट -4। उसके बाद आपको बोल रहा है कि 40 सेंटीमीटर दूर एक चार्ज है Q2 -2 एक्सपोनेंट -4। इनके बिल्कुल बीच में टोटल डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। अब इनके बीचों बीच एक चार्ज है, इसको नाम दो Q2 का, ये वाला Q3 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आपको +5 एक्सपोनेंट -5 दे रहा है, सही। प्लेस मिडवे, बिल्कुल बीचों बीच रखा है। इसका मतलब है अगर मैं स्टार्ट से Q1 से Q2 का फासला लूँ तो ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह इससे आखिर तक लूँगा तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। हमें इस पर टोटल मैग्नीट्यूड फोर्स निकालनी है, टोटल फोर्स कितनी लग रही है। दो हिस्सों में फोर्स निकलेगी। पहले इतने पार्ट की फोर्स निकलेगी, फिर देन आगे वाले पार्ट की फोर्स निकलेगी, सही। तो पहली फोर्स निकालने के लिए आपने क्या करना है? Q1 और Q3 को इस्तेमाल करना है। दूसरी फोर्स निकालने के लिए Q3 Q2 को यूज करना है, फिर दोनों फोर्स को ऐड कर देना है। तो ये आपकी फोर्स 1 टिल 2 तक की जो बन रही है वो बनेगी। तो ये आपको दो फोर्स निकालनी है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि एक चार्ज की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब इनकी आगे, और नेगेटिव है, इसका मतलब आगे तक जाएगी, सही। तो आपने डेटा कंप्लीट किया। Q1 इज इक्वल +2 एक्सपोनेंट -4, फिर Q2 आपको दिया हुआ है ये -2 एक्सपोनेंट -4, फिर Q3 5 एक्सपोनेंट -5। फिर आपको क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस दिया हुआ है। पहले चार्ज से लेके तीसरे चार्ज का डिस्टेंस लूँ तो 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब 0.02 मीटर। अगर मैं डिस्टेंस बात करूँ दूसरे तीसरे चार्ज से लेके दूसरे चार्ज तक, तो भी 20 सेंटीमीटर। डिवाइड बाय 100 करेंगे सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए, तो ये आ गया। आपको फोर्स निकालनी है 1 से लेके 2 तक की, जो बराबर होगी 1 3, पहले फोर्स निकलेगी, फिर फोर्स निकलेगी थ्रू 3 से लेके 2 तक की, सही। तो ये आपका डेटा बना। अब सॉल्यूशन देखो किस तरह करूँगा। फार्मूला जो हमारे पास फोर्स का यूज़ होता है वो होता है K Q1 Q2/R² होता है। जब आप फोर्स निकालोगे 1 से लेके 3 तक, तो आपके पास चार्ज होगा Q1 और Q3, सही। तो आप वैल्यूज रखोगे। F13 लिखा है तो K की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू 2 एक्सपोनेंट -4, Q2 की वैल्यू 2 एक्सपोनेंट -4। सॉल्यूशन में चार्ज की जो साइन होती है वो नहीं लिखते, सही। डिवाइडेड बाय R² मतलब 0.02 का स्क्वायर। सारी वैल्यूज को आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा आप वो मेंशन करोगे, सही। अच्छा, इस पूरे पार्ट को सॉल्व करके आपका पास आंसर आ रहा है 9 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन, सही है। तो ये सारी वैल्यूज मैंने सॉल्व कर ली है। अच्छा, यहाँ पर एक गड़बड़ की ना, Q3 की वैल्यू यहाँ पर 5 थी तो मैंने 2 लिख दी, इसको 5 कर देता हूँ। तो यहाँ पर करेक्शन कर लेता हूँ कैलकुलेटर में। मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर मैं यूज़ कर रहा हूँ मोबाइल के अंदर, सही। आप अपने पास कैलकुलेटर को यूज़ करोगे।
तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है 2.25 एक्सपोनेंट 6। तो ये F13 आ गई। सेम इसी मेथड से आप निकालोगे अगली फोर्स जो आपके पास 3 से लेके 2 तक थी। 3 2 चार्ज की निकलेगी, तो Q3 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सही है, ये आपके पास फॉर्मूला है। मैं यहाँ पर आगे कर रहा हूँ। अच्छा, अब की बार भी यही है F32। वैल्यू है K की वैल्यू 9 एक्सपोनेंट 9। Q3 की आपके पास वैल्यू क्या है 5 एक्सपोनेंट -5। Q2 की वैल्यू है 2 एक्सपोनेंट -4 डिवाइडेड बाय 0.02 स्क्वायर। सही है, सारी वैल्यूज अभी भी सेम है। जब वैल्यूज सेम होगी तो आंसर भी आपके पास सेम ही आएगा। सही, तो ये आंसर आ रहा है 2.2532। 2.25 एक्सपोनेंट 5। सही है, तो ये आंसर जो आएगा वो एक्सपोनेंट 5 में आएगा। यहाँ पर भी करेक्ट करूँगा। अब आपके पास टोटल फोर्स निकालनी है, वो दोनों फोर्सेस को प्लस करोगे तो 2.25 एक्सपोनेंट 5 एक दफ़ा थी, अगली दफ़ा भी 2.25 एक्सपोनेंट 5 है। इन दोनों को फोर्स को आप ऐड कर लोगे, 2.25 एक्सपोनेंट 5 प्लस एक्सपोनेंट 2.25 एक्सपोनेंट 5। तो ये जो आंसर आपका आ रहा है 4.5 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन। सही, तो ये आपका फाइनल आंसर बना। सही, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 वाला पार्ट का कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। सही, सवाल दे रहा है अब प्रोटॉन ऑफ मास, प्रोटॉन का मास गिवन है, चार्ज गिवन है, हेल्ड मोशनलेसली बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। सही। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, जब कभी भी ये मोशनलेस का वर्ड आ जाएगा ना, तो आपके पास जो सॉल्यूशन होगा उसमें आपके पास दो ही फॉर्मूले, V इज इक्वल टू mgd/E, और एक फार्मूला लगता है V इज इक्वल टू mgd/Q। इन दोनों में से ही कोई एक फार्मूला लगेगा। इस चैप्टर के शुरू में मैंने फार्मूला समरी ली थी, तो फार्मूले बीच में दूंगा क्योंकि थोड़े से अलग अलग हैं। सही है, इसलिए आसानी हो जाएगी। तो ये आपके पास दो चीज़ें याद रखना, जब मोशनलेस का वर्ड आएगा इन दोनों में से ही कोई एक न्यूमेरिकल लगेगा। तो चैप्टर में टॉपिक्स अलग अलग है ना, तो जब टॉपिक आएगा मैं उसके हिसाब से सारे फॉर्मूले आपको लिखा दूंगा। एक साथ लिखा था तो जंबल हो जाते हैं। मास आपको गिवन है, ये मास भी आपको एग्जाम में कांस्टेंट वैल्यू के तौर पे पेपर के लास्ट में, क्वेश्चन के लास्ट में या पेपर के स्टार्ट में, तीन में से कहीं पे भी जगह दे सकता है। आप ये देखोगे वर्ड प्रोटॉन है तो मास ऑफ प्रोटॉन यूज करोगे, अगर इलेक्ट्रॉन होता तो इलेक्ट्रॉन का मास इस्तेमाल करना पड़ता, आपको पेपर में शुरू में दे या आखिर में दे। सही है। आपको चार्ज गिवन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को ई से लिखा जाता है, क्यू से भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये मास आ गया, ये चार्ज आ गया। डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, डी। इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस आपको वी दे रहा है 6 एक्सपोनेंट -9 वोल्ट्स। सही। आपको फॉर्मूला मैंने बताया, देखो वी आपको पता है, देख रहे हो, अब चीज़ों को लिखता जाता हूँ। देखो वी आपको पता है, ई आपको पता है, एम पता है, डी आपको मालूम करना है, जी की वैल्यू भी आपको पता है। तो जो चीज़ आपको मालूम करनी है वो है डी, इसको अलग कर लेते हैं। तो ई को ऊपर ले जाता हूँ, वी ई, एम जी को नीचे ले आता हूँ, अलग हो गया डी। अब वैल्यू पुट करके सॉल्व करो, तो आपके पास v की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। ई की वैल्यू है 1.6 10⁻⁻19। डिवाइड में आपके पास मास की वैल्यू है 1.67 10⁻⁻27। फिर आपके पास g की वैल्यू 9.8 है। सही। आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में सारी वैल्यूज लिखनी है, लेकिन एक बात आप नोट करोगे, नोट क्या करोगे, बहुत सारे बच्चों के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर फुल फंक्शन का है, तो उसमें वो लोग सॉल्व करते वक्त ये फ्रैक्शन के बटन को पहले दबाएंगे, फिर ऊपर और नीचे की वैल्यू लिखेंगे। सही, एक ऑप्शन। कुछ बच्चों के पास ये फ्रैक्शन वाला कैलकुलेटर नहीं है, तो अगर वो बच्चे अपने कैलकुलेटर में वैल्यू लिखेंगे तो पहले एक ब्रैकेट बनाएंगे, ऊपर की पूरी वैल्यू लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर डिवाइड की साइन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, नीचे की वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, तब जाके आपका प्रॉपर आंसर आएगा। प्रॉपर ब्रैकेट नहीं बनाओगे आपका आंसर गलत आएगा।
तो कैलकुलेटर देख लेना, आपका इस तरह फ्रैक्शन वाला कैलकुलेटर है तो फ्रैक्शन बना के ऊपर नीचे वैल्यू लिखोगे, विदाउट फ्रैक्शन वाला कैलकुलेटर है तो प्रॉपर ब्रैकेट बनाओगे। ये ब्रैकेट बनाना उस वक्त नेसेसरी होता है जब नीचे एक से ज़्यादा वैल्यू होती है, एक वैल्यू हो तो नेसेसरी नहीं है, तो आंसर सही आता है। ये चीज़ अपने पास नोट रखना। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो ऊपर हमारे पास है 6 एक्सपोनेंट -9, तो 6 एक्सपोनेंट -9 मल्टीप्लाई बाय 1.6 एक्सपोनेंट -19 है। फिर मेरे पास डिवाइड में जो वैल्यू है वो लिखूंगा मैं, 1.67 एक्सपोनेंट -27 मल्टीप्लाई बाय 9.8। तो ये सारी वैल्यूज आप सॉल्व कर रहे हो तो आंसर आ रहा है 0.058। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर्स। सही। तो मोशनलेस से सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी डिस्टेंस पूछता है, कभी वी पूछता है, दोनों में से कोई भी चीज़ पूछता है, बाकी सारी चीज़ें आपको देता है। सही। तो आप देख लोगे जब सवाल जैसा आए। क्वेश्चन नंबर 14 15, ये वाला 16 होगा आपके पास। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, ये टॉपिक भी समझ लो। जब भी इलेक्ट्रॉन्स वाला सवाल आएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहेगा, उसमें जो फॉर्मूले की आपके पास कैटेगरी है वो है Q इज इक्वल टू एन ई, एक फार्मूला। एक फार्मूला F इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और अगर सवाल में वर्ड दे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस बाय ग्रेविटेशनल, सही। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस दे ग्रेविटेशनल, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल है, ग्रेविटेशनल फोर्स के। सही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और इस सवाल में आपको चार्जेस सिमिलर देता है, इसलिए आप यूज करते हो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सही। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, बचता है के क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर। तो याद रखना, जब फोर्स डायरेक्ट देगा तो ये दो फॉर्मूले यूज हो रहे होंगे, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला दे रहा होगा तो एक फॉर्मूला ये इस्तेमाल होगा और एक फॉर्मूला आपका ये इस्तेमाल होगा। सही है। अब इनमें से जो चीज़ें अननोन होंगी वो फाइंड करके सवाल सॉल्व करोगे। अब डेटा सवाल पढ़ता हूँ मैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एन पूछ रहा है। ईच टू सिमिलर स्पेयर, देखो मास दे रहा है 10 ग्राम, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन बैलेंस बाय ग्रेविटेशन, वर्ड आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन बैलेंस बाय ग्रेविटेशन, मतलब ये फॉर्मूला लगेगा और ये वाला लगेगा। डेटा को पहले मैं कंप्लीट करता हूँ। एन फाइंड करना है, मास दे रहा है 10 ग्राम, और अगर एक सवाल में वर्ड देखो तो ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन देता है तो ये क्यू, सॉरी आपके पास जो क्यू भी आपको नहीं मालूम, और इलेक्ट्रॉन देता है तो ई की वैल्यू आपको पता होती है 1.6 10 की पावर -19। सही है। तो सबसे पहले तो जो चीज़ मुझे बोली है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो फॉर्मूला लिखता हूँ Q इज इक्वल टू एन ई। फॉर्मूले में देखो आपको E पता है, N मालूम करना है, Q पता नहीं है आपको, देख रहे हो। Q मालूम करने के लिए ही आपको दिया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बैलेंस है। फॉर्मूला है के क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर। वैल्यूज प्लेस करेंगे, के की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9, क्यू हमें नहीं पता, जी की वैल्यू आप डेटा में ऐड करोगे 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। 6.67 10 की पावर -11। मास की वैल्यू आपके पास कितनी है, दी हुई नहीं है, यहाँ तो नहीं दी ना, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन का वर्ड दे दिया तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए या सवाल में लिखी हुई आएगी। तो ये होती है, ये वैल्यू फिक्स्ड है। तो डेटा में आप एम की वैल्यू ऐड करोगे 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -31 किलोग्राम। तो मास की जगह लिखेंगे 9.11 10 पावर -31, और जी पे स्क्वायर है, एम पे स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। क्यू स्क्वायर को यहीं रखूंगा, 9 एक्सपोनेंट 9 को वहाँ डिवाइड कर दूंगा। ऊपर की वैल्यू सॉल्व करता हूँ कैलकुलेटर में, 6.67 एक्सपोनेंट -11 मल्टीप्लाई बाय 9.11 एक्सपोनेंट -31 स्क्वायर। इस पूरी वैल्यू को जब मैं ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, तो जो आंसर आ रहा है मैं वही लिख दूंगा। मेरे पास कैलकुलेटर में दे रहा है 5.5 5 5.35 एक्सपोनेंट -72।
आपके पास अगर ये वैल्यू पॉइंट के आगे पीछे आएगी तो पावर चेंज आएगी, कोई हर्ज नहीं है। सही, दोनों तरीके से सही है। डिवाइड में आपके पास है 9.9 एक्सपोनेंट 9। अब मैं डिवाइड कर देता हूँ इसको 9 एक्सपोनेंट 9 से, तो मेरा आंसर आ गया 6150.63 एक्सपोनेंट -84। अच्छा, सवाल में यहाँ पे गलती मैंने की, मास हमें सवाल में दिया हुआ है 10 ग्राम, हालांकि मैंने इलेक्ट्रॉन का मास लिख दिया, तो इस वजह से मुझे आंसर गलत लग रहा था। तो यहाँ पर आना है 10, इस वजह से ये वैल्यू को करेक्ट करना पड़ेगा। मैं बोले इतना बड़ा आंसर आता नहीं है यहाँ पर, तो मास जब दिया हुआ है तो हम यहाँ पे 10 ही रखेंगे, 10 स्क्वायर। तो अब सॉल्व कर रहा हूँ, 6.67 एक्सपोनेंट -11 मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। पहले तो ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये आंसर आ रहा है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। अब इसको डिवाइड कर दूंगा आंसर को, डिवाइडेड बाय 9 एक्सपोनेंट 9, तो मेरे पास आंसर आ गया 8.23 8.23 एक्सपोनेंट। मेरे पास जो कैलकुलेटर आंसर दे रहा है उसमें डेसिमल मुझे यहाँ पर इस जगह पे दे रहा है, तो मैं भी इस जगह पे ही लगा देता हूँ। सही, आपको कैलकुलेटर का पॉइंट यहाँ देगा तो टैप पॉइंट पावर अगर चेंज दे तो मसला नहीं है। सही, स्क्वायर हटाएंगे तो एक तरफ से अगर मैं स्क्वायर को रिमूव करता हूँ तो दूसरी तरफ अंडर रूट आ जाता है, तो यहाँ से हटा देता हूँ, तो अंडर रूट 8234 मल्टीप्लाई बाय 10⁻32। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, अंडर रूट, इसका अंडर रूट ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास आ रहा है 90.744 एक्सपोनेंट -16। सही, तो ये क्यू की वैल्यू आ गई। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैंने साफ कर दिया, गंदा हो रहा था, तो 860.87 एक्सपोनेंट -12 क्यू आ गया। आपके पास देन फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू एन ई, आपके पास निकालना एन है तो ये हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई ई इज इक्वल टू एन। वैल्यूज पुट करते हैं, क्यू की वैल्यू आपके पास आई है 860.87 10⁻⁻12, ई की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19, तो ये हो जाएगा 860.87 एक्सपोनेंट -12 डिवाइडेड बाई 1.6 एक्सपोनेंट -19, तो ये आंसर आ रहा है 5.38 10⁻⁹। अच्छा, आपके पास कैलकुलेटर में चांस है कि आंसर डेसिमल में ना दे। अगर आपके कैलकुलेटर डेसिमल में आंसर नहीं दे रहा तो एक बटन है आपके कैलकुलेटर में ENG, आप जैसे ही उस बटन को दबाओगे तो डेसिमल में आंसर दे रहा है। आप डेसिमल में लिखो या विदाउट डेसिमल, दोनों का आंसर सही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के आगे इलेक्ट्रॉन्स लिखते थे, तो ये आपका आंसर है। सही, तो ये चीज़ें आपको बता दी एक्स्ट्रा के लिए, आपने बस नोट रखनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। इम्पॉर्टेंट सवाल भी है और थोड़ा सा अलग है। सवाल में आपको दे रहा है कैपेसिटर 12 माइक्रोफेराड इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट। तो कैपेसिटर दे रहा है एक और वोल्टेज दे रहा है। इट्स प्लेट देन कनेक्ट डिस्कनेक्ट फ्रॉम द सोर्स, इसको बोल रहा है सोर्स से डिस्कनेक्ट किया, एंड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फिर उसको पैरेलल लगा दिया टू एन अदर कैपेसिटर। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस जो कॉम्बिनेशन का था वो हो गया 60। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड कैपेसिटर, मतलब पहला कैपेसिटर दे रहा है, दूसरे कैपेसिटर को पूछ रहा है, वोल्टेज 1 वे दे रहा है और वोल्टेज 2 बताया हुआ है। सही, तो सवाल आपको डेटा C1 दिया है 12, माइक्रो के लिए यू सिंबल लेते हैं। सही, माइक्रोफेराड, V की वैल्यू 100 वोल्ट्स, V1 आपको V2 दे रहा है 60 वोल्ट्स, और आपको C2 मालूम करने को बोल रहा है। सही, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, चीज़ों को याद रखो क्या कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो सॉल्यूशन में आपके पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV। आपको Q1 नहीं पता तो पहले तो Q1 निकाल लेते हैं। Q1 की वैल्यू हमें मालूम करनी है, C1 की वैल्यू 12 है, V1 की वैल्यू 100 है, तो Q1 आपका आ गया 1200। सही है, यहाँ पर माइक्रो में यूनिट था इसलिए हो जाएगा माइक्रो कूलम। सही है, Q1 आ गया आपके पास।
अच्छा, जब ये इनिशियल हालत में लगा हुआ था तो हमने इसकी Q1 निकाल ली। अब जब ये पैरेलल के साथ प्लेट में लगे, हमें बताया कि C1 करने पैरेलल टू C2 दूसरे के साथ दे रहा है, और ये पैरेलल जब लग गया तो हमें दूसरा इसका कैपेसिटर पता होना चाहिए जो नया चार्ज निकला। तो नया चार्ज निकालने के लिए हमारे पास Q1 के ऊपर डैश आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास C1 आएगा, और जो वोल्टेज से इसको कनेक्ट किया वो है V2, तो अब यहाँ पर V2 निकालेंगे। तो इसी कैपेसिटेंस का चार्ज निकालेंगे कि जब 60 वोल्ट बैटरी से इसको कनेक्ट किया तो इसका चार्ज क्या आया। तो Q1 डैश हमें निकालना है, C1 पता है 12, ये पता है 60। तो Q1 डैश हमारे पास आ जाएगा 12 6 72 720 माइक्रो कूलम। सही। तो पहले ये कैपेसिटर 100 वोल्ट बैटरी से लगा था, तो 100 वोल्ट बैटरी के साथ इसका क्यू निकाला। फिर 60 वोल्ट बैटरी के साथ यही कैपेसिटर लगा, तो ये दो चीजें पहले निकाली। सही है मैंने। इसके बाद ये पैरेलल लगा है, तो टोटल अगर मैं चार्ज की बात करें तो टोटल चार्ज होगा Q1 माइनस Q1 डैश। अगर मैं टोटल चार्ज बात करूं कि अब कैपेसिटर पे होगा, वो हो जाएगा 1200 माइनस 720। तो टोटल चार्ज जो इस पे लगेगा वो आ जाएगा 480। कैलकुलेटर से आप सॉल्व करोगे। सही है, मैंने सॉल्व किया तो आंसर आया 480। देन आपके पास सवाल में बोला है कि ये C1 किसके पैरेलल है, C2 के। जब C1 C2 के पैरेलल है, आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q2 इज इक्वल टू C2 V2। तो ये जो Q होगा वो आपका क्या बराबर होगा, Q2 के। तो अब देखो, आपको Q2 पता है 480, आपको C2 मालूम करना है, V2 आपको दिया 60। तो 60 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो C2 की आपकी वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 60 से इसको डिवाइड करें 7 आ रहा है। तो कैपेसिटर का यूनिट कूलम होता है। हमने माइक्रो को कन्वर्जन करने की कहीं नीड नहीं थी, इस वजह से सारी चीज़ें माइक्रो में रखी, तो हमारा आंसर भी माइक्रो कूलम में आया। सही है। तो यहाँ के आपका क्वेश्चन नंबर 17 जो था वो इसका कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक थोड़ा सा अलग है यहाँ पर, तो फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं इसके लिए। आपके पास थिन शीट का एक टॉपिक है गॉस लॉ में। थिन शीट, जब थिन शीट होती है तो आपके पास इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का फॉर्मूला है चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। अगर होगा तो आपके पास ई इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके अलावा जो आपके पास फॉर्मूले हैं इस टॉपिक में लग सकते हैं, लगेंगे ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फिर एक फॉर्मूला है वी इज इक्वल टू ई डी। फिर एक फार्मूला है v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। फिर एक फार्मूला है f इज इक्वल टू ई अपॉन क्यू। सही है। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं f अपॉन क्यू। सही। तो ये फॉर्मूले हैं जो अभी के टॉपिक में आपके पास यूज होंगे, वो सारे लिखें। सही, e इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू यहाँ पर। तो इनमें से फॉर्मूले आपके 2-3 न्यूमेरिकल्स में यूज होने हैं। सही, इसलिए मैंने आपको एक साथ मेंशन कर दी। अ चार्ज, इसका मतलब क्यू आपको दिया है, क्लोज टू अ पॉजिटिव चार्ज थिन शीट का जिक्र किया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ऊपर छुप रही थी सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी को इस सिंबल से लिखते हैं। फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स पूछ रहा है। सही है। तो आपको देखो सवाल में डेटा, आपको क्यू गिवन है 17.7 माइक्रो कूलम। फिर आपको गिवन है चार्ज डेंसिटी 2 एक्सपोनेंट माइनस 6 कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। आपको बोल रहा है फोर्स इसकी मालूम करनी है। सही है, और आपको कुछ भी नहीं दे रहा। सही है। अच्छा, एक और चीज इस पूरे सवाल में फॉर्मूले के हिसाब से जो यूज होगी, जैसे थिन शीट की अगर बात कर रहे हैं तो पहले फॉर्मूले समझा देता हूँ, फिर डेटा की बात बता रहा हूँ। सॉल्यूशन। सही है। तो आपको फोर्स निकालनी है, तो फोर्स के लिए जो आपके पास फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो अगर ई क्यू इज इक्वल टू एफ हो गया, एफ निकालना है तो ई क्यू होना चाहिए। तो आपके पास क्यू है लेकिन ई नहीं है, और शीट का जिक्र किया तो ई की जगह आपके पास आ जाएगा चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर अब मैं देखूं तो क्यू पता है, चार्ज डेंसिटी पता है, एप्सिलॉन नॉट नहीं पता। लेकिन एप्सिलॉन नॉट एग्जाम में आपको गिवन होगी कांस्टेंट वैल्यू में। कहाँ पर कांस्टेंट होती है मैंने बताया, शुरू में पेपर में या आखिर में। तो 8.85 10 की पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। सही, ये इसकी वैल्यू है। तो अब देखो सारी वैल्यूज पता है आपको, एफ निकालना है, चार्ज डेंसिटी की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 6,
इस सवाल में आपके पास एसआई यूनिट होना चाहिए, तो माइक्रो को हटाएंगे, 17.7 10⁻⁶ माइक्रो की जगह आएगा। सही है, तो यहाँ आएगा 17.7 10⁻⁶। चार्ज डेंसिटी की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12। इन सारी वैल्यूज को हम सॉल्व करेंगे, तो इन सारी वैल्यूज को सॉल्व करके आई थिंक 2 ही आंसर आ रहा है, ऊपर मेंशन है फिर भी चेक कर रहा हूँ मैं। अच्छा, आंसर सॉल्व करके नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने एक जगह मिस्टेक की है। वो मिस्टेक क्या की है? फॉर्मूले में जो स्पेयर होता है वहां पर 2 नहीं आता, सही है, और जो थिन शीट होती है वहां 2 आता है, तो यहाँ पर 2 आता है इस फॉर्मूले में, तो यहाँ भी आपके पास 2 होगा, तो नीचे भी आप मल्टीप्लाई बाय 2 रखोगे, तो इसको सॉल्व करके आंसर आ रहा है 2 न्यूटन। सही है, तो ये फॉर्मूले का अपने पास करेक्ट कर लेना कि थिन शीट में 2 एप्सिलॉन नॉट होता है और स्पेयर के अंदर आपके पास सिर्फ एप्सिलॉन नॉट होता है। सही है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 बन रहा होगा इसका। टू कैपेसिटर, इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा अलग है। सवाल आपको दे रहा है 2 कैपेसिटर दे रहा है, 2 माइक्रोफेराड 8 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट इज अप्लाइड, फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच। तो आपको सवाल में दे रहा है 2 कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर 1 दे रहा है 2.0, पॉइंट के बाद 0 नहीं लिखने की ज़रूरत। कैपेसिटर 2 दे रहा है 8 माइक्रोफेराड, फिर आपको वोल्टेज दे रहा है 200 वोल्ट्स। फाइंड द चार्ज ऑन एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज निकालना है। सही है, तो C1 दे रहा है, C2 दे रहा है, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच, मतलब चार्ज निकालना है Q एंड पोटेंशियल डिफरेंस ईच, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V1 निकालना है और V2 निकालना है। सही, तो ये आपका डेटा हुआ। सॉल्यूशन पे आते हैं। तो आपको सवाल में बोला है जो कैपेसिटर C1 एंड C2 हैं दोनों किस तरह लगे हैं? आर इन सीरीज। जब दोनों सीरीज में है तो सीरीज वाला फॉर्मूला यूज कर, तो हमारे पास सीरीज में जो फॉर्मूला है वो है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। वैल्यूज पुट करेंगे, C1 की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 8। इसमें कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है इस सवाल में, क्योंकि माइक्रो में आंसर लिखेंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे 0.625 आएगा। देन आपको C निकालना है, इसलिए C को ऊपर लेके जाओगे तो ये वैल्यू 1/625 हो जाएगी। जब आप इन दोनों को डिवाइड करो आंसर आ रहा है 1.6, तो ये लिखोगे 1.6 माइक्रोफेराड। C आ गया। आपके फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV। कैपिटल Q से लिखो या स्मॉल q से, बात एक ही होती है। सही है, चार्ज के लिए। तो आपको Q निकालना है, C आपको पता है 1.6 है, V आपको पता है 200 है, तो 1.6 को आप मल्टीप्लाई करो 200 से, तो ये आ रहा है 320 माइक्रो कूलम। क्योंकि हमने माइक्रो को कन्वर्ट नहीं किया इसलिए माइक्रो को एज इट इज चलता रहने देंगे। उसके बाद C1 C2 सीरीज में है। जब सीरीज में होते हैं तो फॉर सीरीज, जब सीरीज में होते हैं तो चार्ज बराबर होते हैं, चार्ज इज सेम, चार्ज आर सेम। जब चार्ज सेम है इसका मतलब Q इक्वल्स टू Q1 इक्वल्स टू Q2, सबकी वैल्यू 320 माइक्रो कूलम होगी। तो फॉर्मूला लेंगे Q1 इज इक्वल टू C1V1, Q2 इज इक्वल टू C2V2, फार्मूला लेंगे, वैल्यूज पुट करके हम V1 और V2 को फाइंड करेंगे। देखो कैसे, तो Q1 Q2 तीनों की वैल्यू 320, C1 आपको देखो सवाल में दिया 2, तो V1 आपको फाइंड करना है, ये वैल्यू मल्टीप्लाई में यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगी, तो V1 की वैल्यू आ जाएगी 160 वोल्ट्स। सही है, तो पीछे भी वोल्ट्स के साथ माइक्रो नहीं था, यहाँ पर भी नहीं होगा। Q2 की वैल्यू भी 320, C2 की वैल्यू 8, V2 8 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाता है 8 4 ज़ा 32, मतलब 40 वोल्ट्स। ये आंसर आ गया V2 का। सही, तो एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया, तो और एक आंसर ये 3 चीज़ें पूछी थी, 3 चीज़ें यहाँ पर मैंने आंसर इसलिए मिटा दी क्योंकि वहाँ पर गलत मेंशन था। सही है, तो यहाँ पर आपका आके क्वेश्चन ख़त्म हुआ। एक और सवाल है, टू हॉरिजॉन्टल मेटल प्लेट
सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, फाइंड द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट, फोर्स ऑन प्रोटॉन। यहाँ पर एक खास वर्ड याद रखना, फोर्स ऑन प्रोटॉन का जिक्र कर रहा है। तो अगर मास ऑफ प्रोटॉन यूज़ करना हो या चार्ज ऑफ प्रोटॉन यूज़ करना हो तो ये वैल्यू आपको दी हुई होती है शुरू में पेपर के आखिर में या क्वेश्चन के लास्ट में, सही है, तो इसलिए बाद में खास बता रहा हूँ। तो डेटा की हेडिंग डालते हैं। सवाल में डिस्टेंस गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.005 मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 10 वोल्ट्स। आपको इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकालनी है, मतलब ई। फोर्स ऑन प्रोटॉन निकालनी है तो एफ निकालनी है। मास ऑफ प्रोटॉन की ज़रूरत पड़ी तो 1.67 10⁻⁻27 kg होता है। अगर चार्ज ऑफ प्रोटॉन की कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो 1.6 10⁻⁻19। आप याद करोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो लिखी हुई आएगी पेपर में। तो आपको जो चीज़ें मालूम करनी, ई और एफ निकालना है। तो आपके पास जो फॉर्मूले लगेंगे वो मैंने पीछे मेंशन कराए तो उनमें से यूज़ होंगे, सही है, जैसे ये वाले। देखो, आपको एक फॉर्मूला ये यूज़ करना है क्योंकि आपको v पता है, d पता है, e निकल जाएगा। उसके बाद आपको फोर्स निकालनी है तो ये दो फॉर्मूले लगेंगे, सही। तो v इज इक्वल टू ई डी और e इज इक्वल टू एफ क्यू लगेगा। तो v इज इक्वल टू ई डी, एक फॉर्मूला लगाएंगे पहले सॉल्यूशन में। तो v की वैल्यू आपके पास कितनी है, 10 वोल्ट। e की वैल्यू आपको दी हुई मालूम करने के लिए है, d की वैल्यू 0.005। वैल्यू मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ डिवाइड में आ जाती है। दोनों को डिवाइड कर लेंगे कैलकुलेटर से। तो 10 डिवाइडेड बाई 0.005, तो ये आ रहा है 2000, सही है। तो हमारे पास इसका इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का यूनिट वोल्ट अपॉन मीटर। एक चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ फोर्स पूछ रहा है, तो फोर्स के लिए फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का जिक्र है, प्रोटॉन का जिक्र है, तो Q की जगह मैं E इस्तेमाल कर रहा हूँ और आप चाहो तो Q भी इस्तेमाल कर सकते हो, सही है। तो दोनों चीज़ें सेम रहेंगी, आपके ऊपर है आप क्या इस्तेमाल करते हो। E की वैल्यू 2000 और ये E यहाँ पर डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो E की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19। तो आपके पास इसको सॉल्व करके F की वैल्यू आ रही है 3.2 एक्सपोनेंट-16 न्यूटन। तो ये आंसर है। तो दो आंसर पूछे थे यहाँ पर आके। इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे वो मैंने कंप्लीट करा दिए। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गई होगी वीडियो। अगर नहीं भी आई, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हो।